जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में हम सभी प्रकार के त्रिभुजों के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कैसे उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला जाता है, परिमाप निकाला जाता है और उनके कुछ क्षेत्रफल के फॉर्मूला को ड्राइव भी करेंगे। एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे वो है √3/4a²। इसको ड्राइव करेंगे। हम सभी प्रकार के कोणों के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। और ये वीडियो जो है आपका गणित में जो है, जब भी आप कोण के विषय में या किसी भी ऐसे संबंधित चैप्टर में जाएंगे इसमें आपका जो है ये बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए तो जो है बिना टाइम गवाए हम जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम समबाहु क्यों है? सम का मतलब समान है, बाहु मतलब भुजा, इसलिए समबाहु। बाहु है ना, ये देखिए भुजा कहते हैं इसको, इसलिए इस त्रिभुज के जो है सारी भुजाएं जो है बराबर होते हैं, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जो तीन भुजा वाली आकृति को तीन त्रिभुज बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तीन भुजा वाली आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ये बहुभुज का एक प्रकार है, ठीक है। और चार भुजा वाली आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी जो है त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इंग्लिश में इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसकी सारी भुजा जो है बराबर होती है और सारी भुजाओं के साथ साथ इसके सारे इससे बनने वाले जितने भी कोण होते हैं, तीन भुजा है इसलिए तीन कोण बनते हैं। और तीनों ही कोण इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में, केवल इस समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा समबाहु त्रिभुज। अगला इससे अगला त्रिभुज जो है, वैसे त्रिभुज जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर। अभी हम समझाएंगे। पहले एक हमने भुजा के आधार पर समझ लिया है। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब क्या है सर? द्वि मतलब दो भुजा जो है सम होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसकी दो भुजा जो है आपकी, देखिए ये भुजा, ये और ये दो भुजाएं जो है आपकी क्या है? समान है, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इन्हीं दो भुजाओं से बनने वाले कोण जो हैं, इन्हीं दो भुजाओं से बनने वाले कोण भी आपके बराबर होते हैं। देखिए ये इस भुजाओं के बनने वाले कोण यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों ही कोण क्या हैं? बराबर हैं। और ये जो है अलग कोण है, ये बराबर नहीं होगा। इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगला जो आपका जो त्रिभुज है उसको हम विषम त्रिभुज बोलते हैं। विषम त्रिभुज का मतलब, विषम का मतलब क्या? अलग अलग। उसकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग है, यानी समान नहीं है, सभी भुजाएं अलग अलग हैं। देखिए आकृति से दिख भी रहा होगा आपको, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, तीनों ही भुजा अलग अलग है, इसलिए इसको विषम त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, त्रिभुजों के जो जितने भी कोण होते हैं, तीन ही कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपका कैसा होता है? समपूरक होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। चाहे इन देख लीजिए, 6 60 60 60 60 36 18 180 हो गया। इससे भी बनने वाले कोणों के जो तीनों कोणों का योग होगा वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इससे बनने वाले कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ये योग यानी जोड़। तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना जो है कोण पूरा प्राप्त होता है? 180 डिग्री प्राप्त होता है। ये आपकी तीन कोण जो है भुजा के आधार पर हो गए, और तीन कोण जो है आपके कोण, तीन त्रिभुज जो है आपके कोण के आधार पर होते हैं। ये तीनों भुजा के आधार पर त्रिभुज है और तीन त्रिभुज कोण के आधार पर है। एक है आपका न्यून कोण त्रिभुज, अगला है अधिक कोण त्रिभुज। सर ये क्या है? आपने केवल नाम लिखा है, आप आकृति तो बताई नहीं, आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझना है। देखिए न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण अगर आपको पता होगा, अगर आपने कोण के बारे में सही से पढ़ा होगा आपने, तो आपको सभी प्रकार के कोणों के विषय में ज्ञात होगा कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के कोण होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण मतलब क्या? जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, चाहे वो 88 हो जाए 87 हो जाए, लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम, ऐसे कोणों को न्यून कोण बोलते हैं। तो जो है त्रिभुज जो है उन सभी त्रिभुजों में न्यून कोण तो आता ही आता है, इसलिए उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। फिर अगला जो है आपका अधिक कोण। ये अधिक कोण त्रिभुज यानी एक त्रिभुज, मतलब सभी त्रिभुज में, या फिर त्रिभुज ऐसा आता है जिसमें एक न एक अधिक कोण अवश्य आएगा। जैसे देख लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें तो अधिक कोण नहीं है, इसमें तो सभी के सभी न्यून कोण है। जैसे ये हो गया, इसमें भी आपका जो है न्यून कोण है,
ये हो गया, इसमें ना कहीं आपका अधिक कोण आ जाएगा, कहीं ना कहीं अधिक कोण आ जाएगा, आता है। ऐसे बहुत सारे त्रिभुज आते हैं जिसमें एक अधिक कोण होता है। मतलब अगर आपको समझना है, यानी ऐसा बोला जा रहा है कि त्रिभुज जो होते हैं, अगर कोई भी त्रिभुज बनेगा उसमें एक अधिक कोण बन सकता है, उससे ज़्यादा अधिक कोण नहीं बन सकता, इसलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। और कोई जो आपका जो है न्यून कोण है, तो अगर पूछ लिया जाए कि कितने न्यून कोण त्रिभुज में बन सकते हैं, 2 तो बनेंगे ही बनेंगे, और 2 से अधिक 3 भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 3 बन गए हैं, ठीक है। ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज आपका है समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। कैसा होता है सर ये समकोण त्रिभुज? इसमें जो है एक कोण आपका 90 डिग्री है। पहचान कैसे करिएगा? तो जैसे ही किसी त्रिभुज में 90 डिग्री देख लीजिएगा, समझ लीजिए वो जो है आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है, ये रहा, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग A, B और C। ये देख लीजिए, B पर जो कोण बन रहा है, B शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इस कोण की खासियत ये है, मतलब इस त्रिभुज की खासियत ये है कि इस कोण पर जो इस त्रिभुज इस कोण B पर जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा जो है, यानी ये AC, इस भुजा पे जो बनेंगे कोण, यानी ये कोण बनेंगे और ये कोण बनेंगे, इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है ये कोण। आप कभी भी देख लीजिएगा, इस दो कोण के इस और इस कोण के योग के बराबर ही होगा आपका ये वाला कोण, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपके सभी प्रकार के जो है त्रिभुज हैं। अब जो है हम इस अच्छा, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, उसके परिमाप के बारे में पढ़ते हैं, तो परिमाप निकालना तो आसान है। किसी भी बहुभुज का अगर आपको परिमाप निकालना है, कुछ नहीं करना, उसकी सारी भुजाओं का योग कर देना है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? उसकी सारी भुजाओं का योग कर देना है। तो त्रिभुज में हो तो ऐसे आप अपने हिसाब से सूत्र बैठा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ये है समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाओं तो बराबर होती हैं। तो इधर देखिए, अब मान लीजिए इसको मैंने A माना, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, तो 3A को जोड़ेंगे तो सीधे 3A कर दीजिए, हो गया परिमाप। मैं परिमाप निकालने का बता रहा हूँ, क्षेत्रफल नहीं, ये परिमाप निकालने का है। तो परिमाप तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप 3A कर दीजिए, वो आपका परिमाप आ जाएगा। लेकिन इसका जो सभी बहुभुज का अगर जो आपको परिमाप निकालना है, तो केवल उसके सभी भुजाओं का जो है आपको क्या करना है? योग करना है, आपका परिमाप निकल आएगा। जैसे आप जो है अगर परिमाप निकालना चाहते हैं वर्ग का, स्क्वायर का, तो उसका सूत्र दिया गया है 4A। क्यों? क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब मान लीजिए वर्ग की भुजा को मैंने A माना, तो सभी चारों भुजा A हो जाएंगी, तो A, तो चारों को जोड़ेंगे तो 4A ही आएगा। तो सीधे डायरेक्ट उसका सूत्र लिख देते हैं 4A, ठीक है। ऐसे अलग अलग आता है, हम बताएंगे आपको सभी प्रकार के जितने भी आते हैं, लेकिन इस पर जो हम विशेष कर त्रिभुज पर बात करेंगे और उसके एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कोणों के विषय में बस बताएंगे आपको। ये आपके जो है त्रिभुज हो गए, मैंने 6 के 6 प्रकार के त्रिभुज बता दिए हैं। 3 जो है आपके भुजा के आधार पर और 3 जो है आपके कोण के आधार पर। ये आपके समकोण त्रिभुज है। इसके जो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हमेशा ये वाला कोण होता है, 90 डिग्री होता है। इसकी पहचान है समकोण त्रिभुज का, इसका एक कोण जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ तो आपको मैं ड्राइव करके दिखा सकूँ। देखिए, उतारना चाहिएगा तो उतार लीजिएगा, याद रखिएगा बातों को, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर एरिया दिया गया है, तो वैसे तो 3 प्रकार के सूत्र दिए गए हैं क्षेत्रफल निकालने के। 3 प्रकार के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र दिए गए हैं। जो विशेष सूत्र जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, आप इस वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने के लिए। जब भी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का, देखिए 3 है, पहले आप तीनों से समझ लीजिए। देखिए तीनों क्या है, तो एक तो ये है √3/4A², ये भी क्षेत्रफल निकालने का है, किसका? त्रिभुज का। एक तो ये भी है हाफ आधार गुने ऊंचाई, ये भी है। एक ये है हीरोस फार्मूला, इसको हीरोस फार्मूला कहते हैं, S√S-A, S-B, S-C। तो आप इन तीनों ही सूत्रों से जो क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन विशेष के लिए है, मतलब क्या है, ये जो तीनों ही दिए गए हैं आपके सूत्र जो हैं, ये स्थितियों पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए इसी से समझते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज ऐसे दे दिया, सीधा सीधी दे दिया है, भुजा दे दी है और कुछ भी नहीं दिया गया है, बस भुजा दे दी, तीनों भुजा दे दी गई है। तीनों भुजा, अगर एक भुजा भी देगा तो आपको पता चल जाएगा सब बराबर होने वाले हैं। और इसके ऊपर जो है आपकी ऊंचाई नहीं दी गई है, तो अब आप कैसे फाइंड कीजिएगा? क्योंकि आप सामान्य सूत्र को तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, 3 है, और उसमें से सामान्य इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सूत्र जो है ये है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई।
अगर मान लीजिए ये ऊंचाई इसमें नहीं देगा तो आप कैसे निकालिएगा, कैसे निकाल सकेंगे। तो ये वाला सूत्र अगर ये याद है, इस वाले सूत्र से आप जो है आसानी से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। लेकिन ये केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे प्रयोग कीजिएगा, दूसरे पे प्रयोग नहीं करना है, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे प्रयोग करना है। इस वाले का √3/4a², ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्षेत्रफल निकालने के लिए ही प्रयोग करना है। फिर जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, अगर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आया है तो इसका और इसका, इन दोनों को ही निकालने का आपका जो है सेम रहने वाला है हेरोस फार्मूला। सेम ये हेरोस फार्मूला है, सेम रहने वाला है। लेकिन अगर इसके मैं ऊंचाई दे दिया हूँ, अगर देखिए ये तो आधार है, ये आधार है, अगर यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है, अगर ऊंचाई ऐसे दे दिया है तो आप सामान्य सूत्र लगा लीजिए, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, सामान्य सूत्र लगा कर निकाल लीजिए। लेकिन ये जो है ये हेरोस फार्मूला S ये विशेषकर ज़्यादातर प्रयोग जो होता है वो विषम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए प्रयोग होता है। जो हेरोस फार्मूला है वो किस त्रिभुज को ज़्यादातर क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग होता है, विषम त्रिभुज के। और समकोण त्रिभुज तो आपने देख ही लिया है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो ये तो भाई ऊंचाई है, ये आधार है, ये ऊंचाई है आधार, और हाफ तो होता ही है, कांस्टेंट है। बस लिख दीजिए, तुरंत आपका सूत्र एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये तो इजी है, ये इजी है। तो 3 आपके सूत्र दिए गए हैं, ये सामान्य सूत्र है, इस सामान्य सूत्र, तीनों ही सूत्र से आपका क्षेत्रफल निकलता है, तीनों ही सूत्र से क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन आप अलग अलग समय पर अलग अलग सूत्रों का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। लिख लीजिए, याद करके रख लीजिएगा। मैं इसकी ड्राइव करने की बात कर रहा था कि सर ये कैसे आया, √3/4a² कैसे आया। तो असल में ये जो आया है वो इसी सामान्य सूत्र से ही निकल के आया है। देख लीजिए सामान्य सूत्र से कैसे निकल के आ गया। मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं इसकी भुजा को a मानता हूँ। अगर मैं इसको आधा करना चाहता हूँ, a को आधा में बांटना चाहता हूँ, तो ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। मैंने इससे बांट दिया, ठीक है, मैंने इससे बांट दिया है। अब सामान्य सूत्र क्या कह रहा था, सामान्य सूत्र क्या है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए मेरे पास ऊंचाई होना आवश्यक है। आधार मान लीजिए ये रहा आधार, ये आधार है, ये पूरा ही मान लेते हैं आधार है, ये रहा। लेकिन ऊंचाई कहाँ है, हाफ तो कांस्टेंट है, आधार भी है, लेकिन ऊंचाई कहाँ है। तो ऊंचाई निकालने का, तो त्रिभुज में जो त्रिभुज में अगर आपको ऐसे जो निकालना होता है ऊंचाई, ये जो समकोण त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये समकोण बन गया। वैसे 2 समकोण बने हैं, लेकिन मैं इसकी बात करूँगा ABC। तो इस वाले में देखिए यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का। इस त्रिभुज में तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी रहने देते हैं, इस वाले टुकड़े को यहाँ निकाल के लाते हैं। आ गया A, B और C। तो ये क्या है, a/2, ये हमको पता है A है। तो ये कैसे ज्ञात करना है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम है। मैं और डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम की बात करूंगा, लेकिन पहले हम फॉर्मूला को ड्राइव कर लेते हैं। तो इसको कैसे निकालें, तो सूत्र दिया गया था पाइथागोरस ने कि, अच्छा पहले नाम समझ लीजिए क्या क्या है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो इसलिए मैंने H लिखा। इसको आधार यानी बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस दोनों के वर्ग, इन दोनों के वर्ग का योग बराबर होता है इसके वर्ग के, यानी p² प्लस, यानी इसका वर्ग b² बराबर होता है योग के बराबर, इसके बराबर होता है। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, h² प्लस b² प्लस p² लिख सकता हूँ। h बराबर b² प्लस p², इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अगर आपको इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, तो फिर से देखिए h² बराबर होता है b² प्लस p² का। तो मुझे ये फाइंड करना है। तो जो अब समीकरण अगर आप अच्छे से जानते हैं, तो समीकरण में क्या होता है, जो चीज़ जोड़ में होता है वो बराबर उधर जाके घटाव में, जो चीज़ गुना में होता है उधर जाके भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है b, ये तो हमारे पास है, इसी को फाइंड करना है, और ये भी हमारे पास है। तो इधर कर देंगे तो परपेंडिकुलर निकालने का सूत्र हो जाएगा h² माइनस b²। तो इसी सूत्र के प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई निकाल लेंगे। देखिए तो p² हमें पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। h क्या है, a, तो a के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा। बेस क्या है, a/2,
स्क्वायर चढ़ जाएगा बराबर ए स्क्वायर, ये है ही है, एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर ही रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। पी स्क्वायर बराबर, अब इसको भी अगर हल करेंगे आप तो पी स्क्वायर बराबर आएगा, इस 4 में से इसको घटा दीजिएगा तो आएगा 3a स्क्वायर बटा 4, ये यहाँ पर आया। अब इसको यहाँ पर लीजिए, पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3a स्क्वायर बटा 4 आ गया। अभी ध्यान रखना है, हम क्या निकाल रहे हैं, ऊंचाई निकाल रहे हैं, किसका, इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का। तो अब ये आ गया, तो इस स्क्वायर को, अच्छा जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, अब बराबर का उधर जाकर रूट में चेंज हो जाता है, उल्टा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा पूरे पे रूट 3a स्क्वायर बटा 4। अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो और आगे सोचिए, कुछ सोचिए, पूरा वर्ग निकालते हैं। तो ये रूट, इस 3 को हम, आपको पता होगा जब रूट का जब मल्टीप्लाई होता है, सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट कट जाता है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, यहाँ पे रूट 3a बटा 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, इस पूरे को सॉल्व कीजिए तो यही प्राप्त होगा आपको। तो ये स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर और रूट कट गया, तो अब बचा क्या है, p बराबर रूट 3 बटा 2a। तो आपके सामने जो है ये p आया है, p यानी क्या, ऊंचाई आया है, परपेंडिकुलर आया है। तो इसका जो आपका जो ऊंचाई का जो मान है वो रूट 3 बटा 2 1 है, a है, ये आपका आ गया। तो अब जो है आपके पास आधार है, आपके पास आधार भी है और आपके पास ऊंचाई भी है, तो आप आसानी से सूत्र निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। चलिए, तो आपके पास ऊंचाई आ गया। तो अब जब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप ये सारा चीज़, ये कैसे हमने निकाला है। चलिए, तो ये ए रहा, ये ए रहा। इस पूरे को अगर कहा जाए, देखिए 1/2 इसको लिख सकते हैं, a/2, लेकिन अगर इस पूरे को हम कहें तो ये भी a ही है। इसका तो आ गया रूट 3 बटा 2 a, ऊंचाई आ गया। तो अब हम इस पूरे पर सूत्र लगा रहे हैं, हम जो है इस पे निकालना है, इस पूरे त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो फिर सामान्य सूत्र लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऊंचाई आ चुका है, आधार भी है, तो क्या लगेगा एरिया लगाने का। और इस बात का ध्यान रखें कि ये a जो है कोई भी मान हो सकता है, हमने a पर स्पेसिफिक माना है, कोई भी मान रख दीजिए, 4 5 लिखिए। सूत्र हमेशा, अभी सूत्र निकल के आएगा आपके पास, देखिए यही निकल के आएगा। सामान्य फॉर्मूला क्या है एरिया का, आधार गुने ऊंचाई। रखिए मानों को, तो 1/2 आ गया। आधार क्या है, a है, पूरे त्रिभुज का a है, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो ये है रूट 3 बटा 2 a। जब इसको हल करेंगे आप तो आएगा, देखो 2 2 4 नीचे है, इसलिए a का गुना a से होगा तो a का वर्ग और रूट 3 आ गया, रूट 3 बटा 4a स्क्वायर। इस कारण से आप जो है ये केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, केवल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके सामने मैंने सूत्र डिराइव करके दिखा दिया है कि ये कैसे रूट 3 बटा 4a स्क्वायर आया है, सामान्य सूत्र से निकल के आया है। चलिए, अब जो है हम पाइथागोरस की बात करते हैं। हमने पाइथागोरस के बारे में बताया था, कहा था कि हम अच्छे से समझेंगे कि सर वो क्या पाइथागोरस था। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम वैसे जो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही प्रयोग होता है, केवल समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और जब आप 10वीं कक्षा में जाइएगा तो आप जो है इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री पे भी देखिएगा, तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। केवल और केवल आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को भी हल करने, त्रिकोणमिति के सवालों को भी रखा जाता है, इसी के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक पल के लिए मान लेते हैं त्रिभुज का नाम ABC है, ठीक, ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो इसी पर पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगता है सर, तो अब आपको ध्यान से समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए,
आपने कहा सर इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको जो है आप आधार बेस बोलते हैं, सॉरी इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो ये जो है आपका, इसको समझ लीजिए, इसको आप आधार बोलिए, हिंदी में आधार बोलिए, इंग्लिश को भी समझना चाहिए आपको, आधार बोलिए, इसको आप ऊंचाई बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, इसको आप कर्ण बोलिए या फिर हाइपोटेनियस बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका सूत्र क्या है, पाइथागोरस का सूत्र क्या कहता है कि इसका वर्ग और इस भुजा के वर्ग और इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है इस भुजा का वर्ग। तो सर ये कैसे निकल के आया, कैसे पता किया इन लोगों ने कि इस भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग इसके बराबर होता है? इजी है, बहुत आसान है। देखिए इसके ऊपर एक वर्ग बनाइए, इसके ऊपर एक वर्ग बनाइए और इसके ऊपर भी एक वर्ग बनाइए। बना नहीं है वैसे, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ग है। तो जब वर्ग बनाया गया, इसके ऊपर वर्ग बनाया गया, तो आपको अब पता है वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको P मान लिया तो इसकी सारी भुजाएं P होंगी, इसको मैंने B मान लिया इसकी सारी भुजाएं B होंगी, इसको मैंने H माना तो इसकी सारी भुजाएं H होंगी। इतना तो आपको क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर है। ये त्रिभुज था, इस त्रिभुज की भुजाओं को मैंने P माना और इसी के ऊपर वर्ग बनाया, इसी के ऊपर वर्ग बनाया, तो सारी भुजाएं उसके जो है वही होगी, P होंगी। इतना तो आप मानते हैं। तो सर फिर इससे कैसे प्रूफ करेंगे आप? देखिए प्रूफ कैसे होता है। इस त्रिभुज के भुजा के योग के बराबर नहीं होता, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं बोला है पाइथागोरस ने, ये नहीं बोला है कि इसके और इसके भुजा के योग के बराबर, ऐसा नहीं बोला है, वर्ग बोला है, भुजा नहीं बोला है। तो इस वर्ग इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए। आप इसका और इसका, इन तीनों का क्षेत्रफल निकालिए और निकालने के पश्चात उन्होंने ऐसा पाया, जब इसका क्षेत्रफल निकालना तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा वर्ग है, भुजा वर्ग है, भुजा वर्ग। इसकी भुजा क्या है? P, तो हम इसको P वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी भुजा क्या है? B, तो इसको B वर्ग बोल सकते हैं। इसकी भुजा क्या है? H, तो इसको H वर्ग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है आपके सामने क्षेत्रफल है। अभी इतना समझिए, इस आपके सामने वर्ग के ये क्षेत्रफल है। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, समझिए। जब उन्होंने देखा तो इस भुजा, इस एरिया, इसका एरिया और इसका, यानी इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है उसका क्षेत्रफल। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जब उन्होंने पाया, जब क्षेत्रफल निकाल लिया इन तीनों का, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल का योग जो है वो बराबर होता है इसके क्षेत्रफल के। जिस कारण से उन्होंने सूत्र दे दिया, जिस कारण से उसने सूत्र दे दिया कि जब भी आपको इसकी भुजा प्राप्त करनी हो, जब भी आपको इसकी भुजा या इसकी किसी भी भुजा को प्राप्त करनी है, तो इसका, इस भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग का योग होता है इसके बराबर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, H हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर या बेस के लीजिए प्लस परपेंडिकुलर के, ठीक। तो इस कारण से अब देखिए, एक इक्वेशन से हम, एक समीकरण से कई सारे सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे तो आप 3 सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। या तो प्रश्न में क्या पूछ सकता है, या तो हाइपोटेनियस पूछेगा, कर्ण पूछेगा, या फिर क्या पूछ सकता है, आधार पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, ऊंचाई पूछ लेगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछेगा। तो 3 समीकरण के सूत्र बनते हैं। ये तो आपका हाइपोटेनियस निकालने का सूत्र है, कर्ण निकालने का सूत्र है। अगला है आधार। आधार को हमने क्या माना है? B, तो B का वर्ग बराबर होता है हाइपोटेनियस के वर्ग माइनस परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस वर्ग माइनस B स्क्वायर। बस यही तीनों आपके सामने ये सूत्र है, ठीक है। आप चाहे तो उतार लीजिए। मुझे लगता है आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको पाइथागोरस नामक एक व्यक्ति ने निकाला था, इसलिए इसको पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं। थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय बोल देते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो कि ये क्या है। अब चलिए हम कोणों के विषय में पढ़ते हैं। उतारना होता तो उतार लीजिए, मैंने मिटा रहा हूँ, लेकिन वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। अब कोण के विषय में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि कितने प्रकार के कोण होते हैं, देख लीजिए। देखिए, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, ये पूरा स्ट्रेट है इसलिए 90 डिग्री, ये पूरा है इसलिए 180 डिग्री, ये आपका 270, और पूरा जब चक्कर लगा लेगा तो 360 डिग्री,
देखिए 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम बनने वाले कोणों को न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण ये किससे कम होता है? तो ये 90 डिग्री से कम होता है, ये 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है। अब जो है आपका 90 डिग्री से अधिक न्यून कोण, 0 से अधिक 90 से कम। अधिक कोण है, अधिक कोण क्या है? तो 90 से अधिक 91 हो सकता है। 90 से अधिक और 180 से कम बनने वाले कोणों को हम अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण 90 से अधिक, 90 से अधिक। और ये जो पूरा एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है आपका वो 180 डिग्री कोण बनता है। जैसे कि इसको देख लीजिए, ये रहा। तो इस पर जो पूरा कोण बना है ये कितने डिग्री का बना होगा? तो 180 डिग्री का कोण बना होगा। सीधी रेखा पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु से ले सकते हैं, एक बिंदु से। मान लीजिए मैंने इस बिंदु को प्राप्त कर लिया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु से मैंने जो है क्या खींचा है? इस बिंदु से मैं एक खींचना चाहता हूँ। क्या खींचना चाहता हूँ? एक 180 डिग्री का कोण खींचना चाहता हूँ। एक सीधी रेखा पे कोण खींचना चाहता हूँ। कैसे खींचूंगा? तो प्रकार का पॉइंट यहाँ रखिए, और जब यहाँ पर रेखा नहीं है तो आप काल्पनिक रेखा तो बना सकते हैं इससे सीधी सीधी। ये बन गया, खींच लीजिए, प्रकार का मुंह खोलिए और ऐसे लगा दीजिए, बन गया 180 डिग्री कोण। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। उसको रिजु कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? रिजु कोण। रिजु कोण हो गया। फिर 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम बनने वाले कोणों को हम वृहत कोण बोलते हैं। वृहत कोण, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में भी ध्यान रखिए कि न्यून कोण को एक्यूट एंगल, अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल, वृहत कोण को रिफ्लेक्सिव एंगल, जो रिजु कोण है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सीधा एंगल है ना, सीधा कोण पे बनने वाला को स्ट्रेट एंगल। और जब पूरा एक एंगल बन जाता है, पूरा एक चक्कर लग जाता है इस पूरे 0 से लेके पूरे 360 का, तो फिर कंप्लीट एंगल बनता है, पूर्ण कोण बनता है। अब पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का होता है। उम्मीद है आपको कोण के बारे में भी समझ में आ गया होगा। रेखा क्या होती है, रेखा, रेखाखंड, किरण, है ना, इन सब के बारे में आप हमको बताइए, जानकारी इकट्ठा कीजिए। ये आपका होमवर्क है। कुछ चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।